वेलकम फ्रेंड, युक्ति आईएएस पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज 17 मार्च है तो दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण न्यूज़पेपर में पीटी, मेंस और इंटरव्यू और कौन कौन से न्यूज़ को कवर किया गया है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, जिससे यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एस्पिरेंट के साथ साथ जितने भी गवर्नमेंट कम्पिटिटिव एग्जाम आप लोग फिल करते हैं उससे रिलेटेड पीटी फैक्ट को कवर किया जा सके। तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप लोग को युक्ति आईएएस का यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है और कमेंट सेक्शन में महत्वपूर्ण सुझाव के साथ साथ आप पीटी फैक्ट जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसका उत्तर देने का प्रयास कीजिए। साथ ही युक्ति है इसका ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप आप तो या गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं या एप्पल स्टोर से डाउनलोड, जो भी फॉर्मेट पर आप लोग काम करते हैं आपका मोबाइल हो उस फॉर्मेट से आप डाउनलोड करके युक्ति आईएएस प्लेटफॉर्म पर एक बार जुड़िए और देखिए कैसे आप लोगों को किन किन आधारों पर युक्ति आईएएस हेल्प कर रहा है और साथ ही साथ कितने लो प्राइस पर चीज़ों को प्रोवाइड करा रहा है। एक बार विजिट कीजिए, देखिए, समझिए, उसके बाद हमसे जुड़िए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले एक पीटी फैक्ट यहाँ याद रखना है कि एरिक गास्टेगी होंगे भारत में अमेरिका के नए राजदूत। बहुत लंबे समय के बाद भारत में अमेरिकी राजदूत की नियुक्ति की गई है। एक बहुत ही बेहतर कदम है क्योंकि हालिया दिनों में अमेरिका जो है भारत के संदर्भ में बहुत ऐसे पॉजिटिव रिस्पांस दिया है, वो अरुणाचल प्रदेश का मामला हो या दक्षिणी हिंद प्रशांत जो क्षेत्र है उसमें मामला हो, चीन की आक्रामकता नीति के संदर्भ में भारत का फेवर हो, या हाल में बहुत ऐसे घटनाक्रम हैं जहां पर अमेरिकी जो आइडियोलॉजी है वो कहीं ना कहीं भारत की ओर बढ़ता दिख रहा है और लंबे समय से ऐसी मांग थी, यह खाली पद था। इसके पद के खाली होने का मतलब होता है कि दो देशों के बीच राजदूत का ना होना कुछ राजनीतिक संदर्भों को है ना, गलियारों को खोल देता है, जिसको आज विराम लग गया है। तो ध्यान रखिएगा, अब नए राजदूत हो चुके हैं, अर्थात हम ऑफिशियली अमेरिका के साथ राजदूत जो लेवल के क्रियाकलाप है उसको कर सकते हैं। तो चलिए आगे फिर बात करेंगे। ये देखिए, सिसोदिया जी पर एक जासूसी मामले में एफआईआर दर्ज कर दिया गया है, जो पहले भी आप इस पर चर्चा किया जा चुका है न्यूज़ में कि फीडबैक यूनिट जो गठित की गई थी दिल्ली सरकार द्वारा, अब वो घोटाले में फंस गई है क्योंकि रिपोर्ट दिया है सीबीआई सिसोदिया समेत 6 लोगों पर एफआईआर दर्ज की है। रिपोर्ट बनाया गया था, इस पर राज्यपाल को रिपोर्ट भेजा गया था, राज्यपाल ने फिर इस पर अनुशंसा दी थी कि इसका जो 60% काम तो सही है कि फीडबैक लिया जा रहा था, पर 40% क्या है कि यह अधिकारियों से लेकर केंद्र सरकार पर जो भी सक्षम अधिकारी हैं दिल्ली में और केंद्र सरकार की योजनाओं में क्या कर रहा था, यह जासूसी कर रहा था। उसी मामले में इनको एफआईआर दर्ज किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, इन पर शिकंजा दिन प्रतिदिन चल रहा है और इस पर पहले भी मैं चर्चा कर चुका हूँ। तो ध्यान रखिएगा, 15 में इसकी गठन की गई थी, 2016 में फिर उसके बाद यह काम करना बंद कर दिया था। एक साल में कुछ ऐसे चीज़ों को कवर किया गया था, ये सब चीज़ें ध्यान रखनी है। चलिए अब हम लोग बात करेंगे यह टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। यूपीएससी जीएस पेपर 3 में आप लोग को आएगा रक्षा प्रौद्योगिकी के टॉपिक में, जहां पर 70,058 करोड़ रुपया क्या किया गया, खरीद के लिए जाएंगे होस्टर और ब्रह्मोस मिसाइल। तो मेक इंडिया प्रोग्राम के तहत ये सब चीज़ें की जा रही है। तो ध्यान रखना है क्या कि यह क्यों इतना ज़रूरी हो गया है, हम लोग चर्चा करेंगे। उससे पहले क्या अपडेट है न्यूज़ में वो सब हम लोग को देखना है। जो यह मिसाइल है, यूएच मेरीटाइम हेलीकॉप्टर है, ये आदि खरीदने के लिए रक्षा मंत्रालय ने 70.58 हज़ार करोड़ के प्रस्ताव की मंजूरी दी है। मेक इन इंडिया के तहत क्या किया गया, एक बड़ी कदम माना जाएगा क्योंकि भारतीय रक्षा हमेशा स्वदेशीकरण को लेकर इधर आपको कार्य कर रहा है। तो आगे हम चर्चा करेंगे ऐसा क्या कारण है। फिर उसके बाद अधिकारियों ने के संदर्भ से अगर बात की जाए तो ये खरीद लगभग 70,584 करोड़ रुपये के खरीद के लिए प्रस्ताव की मंजूरी रक्षा मंत्री श्री की अध्यक्षता में रक्षा अधिग्रहण परिषद के द्वारा दी गई है। यह परिषद क्या होता है इस पर अभी हम लोग जस्ट चर्चा करेंगे, पहले न्यूज को हम लोग देख लेते हैं, वेट कीजिएगा। इससे चीन के साथ पूर्वी लद्दाख के वास्तविक नियंत्रण रेखा पर लगभग 3 साल से लंबे गतिरोध के बीच खरीद प्रस्ताव को हरी झंडी मिल गई है। चीन सीमा जो पूर्वी लद्दाख है, जैसे लद्दाख क्षेत्र है, पूर्वी लद्दाख क्षेत्र, इन क्षेत्रों में हम इसकी तैनाती करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, भारत निर्मित 60 यूनिटेबल हेलीकॉप्टर मेरीटाइम और नौसेना के ब्रह्मोस सुपर क्रूज मिसाइलें, थल सेना के 307 एडवांस टोल आर्टलरी गन सिस्टम और उसके बाद बहुत से
आपको हेलीकॉप्टर, ध्रुव हेलीकॉप्टर की खरीद की जाएगी, होवित्ज़र और उसके सहित जितने भी हेलीकॉप्टर है उसको खरीद की जाएगी। अब यहाँ तक तो बात समझ में आ गई। चलिए उसके बाद यहाँ भी आप ध्यान रखिएगा, इस इसके यूनिट्स को आप देख लीजिएगा एक बार, क्या क्या इसके फैसिलिटी है। इसके बाद इतना मात्रा में स्वदेशी न खरीद केवल भारतीय उद्योग को आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में प्रेरित करेगी, बल्कि विदेश पर भारत की निर्भरता को भी काफी हद तक कम करेगी। ध्यान रखिएगा 22 तक के पूंजी अधिग्रहण के लिए दी गई कुल मंजूरी अब तक लगभग 2,71,538 करोड़ रुपया है, जिसमें से लगभग 98.9% भारतीय उद्योगों को प्राप्त हुआ। तो ध्यान रखिएगा कुल मंजूरी अधिग्रहण, पूंजी अधिग्रहण की बात हो रही है, तो इसमें इतना करोड़ रुपया का, जिसमें 98.9% क्या है, भारतीय उद्योगों को प्राप्त हुआ। इससे क्या होगा, मेक इन इंडिया प्रोग्राम जो स्वदेशी हथियारों खरीद में अपनाया गया नीति, वो कहीं ना कहीं बल मिलेगा। ध्यान रखिएगा इससे संबंधित कुछ नोट्स आपको याद रखना है। अब यहाँ बार बार आपको इस प्रकार से मेक इन इंडिया रक्षा क्षेत्र में बातें की जा रही है, ऐसा क्यों कारण, उसको हम लोग देखेंगे। जैसे मेक इन इंडिया के अंतर्गत क्या कर रहा सरकार जो है, पूर्व में ही बड़ी संख्या में ऐसे कदम उठाए जिससे भारत में स्वदेशी रक्षा विनिर्माण को बल मिले। ऐसा नहीं है कि ये नई कदम है, इससे भी पहले भारत सरकार के द्वारा किया जा चुका, जैसे विदेश प्रत्यक्ष निवेश अर्थात विदेश जो FDI है, डायरेक्ट आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जो 26% से बढ़ाकर 100% तक कर दिया जाना, इनमें महत्वपूर्ण पहलों में शामिल है, जब हम FDI के मार्ग खोले थे इसमें। उसके बाद याद रखिएगा सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र के अवसर प्रदान करना, औद्योगिक लाइसेंस प्रक्रिया को सुदृढ़ करना शामिल रहा है। तो निजी जो मेक इंडिया प्रोग्राम के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण था। जो हम क्या करते हैं, देखिए पहले भी आप लोगों को बताता हूँ कि देखिए PP मोड पर काम करना ज़्यादा ही उपयोगी होता है, क्योंकि देखिए प्राइवेट पार्टी जब भी आती है तो प्रतिस्पर्धा का भाव बढ़ता है, अर्थात R&D का जो पार्ट होता है ना, बहुत बेस्ट होता है, क्योंकि सभी निजी कंपनियों को यह लगेगा, मान लीजिए 10 कंपनियां हैं इस सेक्टर में, तो 10 कंपनियां ना सबसे कम लागत पर बेहतर प्रोडक्शन कौन करेगी, इसका कंपटीशन रहेगा। एक मान लीजिए आपको बंदूक का दाम, जो भी बंदूक अगर खरीदा जाएगा, आर्टिलरी AK-47 की हम बात कर ले, तो मान लीजिए इस AK-47 का दाम अगर 50,000 है बनाने में, तो इसमें यह देखे जाएगा कि कम खर्च में, अर्थात कम इसमें लागत में बेहतर प्रोडक्शन कौन कर सकता है, बेहतर क्वालिटी कौन दे सकता है। इसके लिए R&D बार बार होगा, और इससे क्या होगा कि अन्य क्षेत्र के है ना, अन्य लोग जो है ना, प्रतिस्पर्धा बढ़ेगा और नए नए उन्नत चीज़ें डेवलप होंगी। इसलिए PP मोड में आपको प्राइवेट पार्टनरशिप एक पॉजिटिव इम्पैक्ट लेकर आता है। ध्यान रखिएगा हम इसमें उन तकनीकी पहलुओं को इसमें शामिल नहीं करते जो रक्षा के मामले को देखता है। जैसे हम परमाणु हथियार के निर्माण में बात नहीं करेंगे, है ना, तो हम है ना निर्माण के संदर्भ में बात नहीं करें, पर बंदूक बनाना या इस प्रकार की चीज़ों करना, ये शामिल किया जा सकता है। इस प्रकार देखेंगे रक्षा उत्पाद नीति क्या है, इसको भी हम लोग आगे देखेंगे, जिसकी बात हमेशा की। इसके साथ ही रक्षा मंत्रालय रक्षा उत्पादन नीति की घोषणा की है, जिसके आधार पर अब हम लोग बात करेंगे रक्षा जो खरीद नीति है, उसमें रक्षा मंत्रालय उत्पादन नीति जो अपनाया, जिसके तहत 1.7 लाख हजार जो करोड़ है उसके उत्पादन का लक्ष्य रखा है, और 35,000 करोड़ जो निर्यात करेगा, अर्थात दूसरे देशों को भेजेगा। इस नीति को ध्यान में रखना है। जिसके साथ ही साथ याद रखिएगा इस लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए 2025 का टारगेट रखा है, जो आपको 2 दिन पहले की न्यूज़ में भी देखने को मिला था। आपको वहाँ पर टारगेट किया गया था, न्यूज इससे संबंधित आया था, तो इसे ध्यान में रखना है ताकि न्यूज़ों को कवर किया जा सके। उसके बाद याद रखिएगा DRDO कुछ महत्वपूर्ण सिफारिश किया है, जिसके आधार पर जो रक्षा खरीद नीति है ना, वो थोड़ा सा एक्टिव हुआ है, बहुत जल्द और भी तेज गति से हो रहा है। जिसमें क्या है, DRDO जो है परियोजनाओं की निगरानी करना, उनके निश्चित रूप से समय के साथ जोड़ने का प्रयास कर रहा है। रक्षा उत्पाद नीति में भारतीय कंपनियों खरीद की नीति को प्रोत्साहित किया जा रहा है, शामिल किया जा रहा है। DPSU अर्थात डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग अनुसंधान, अर्थात R&D पर खर्चा किया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर खर्चा किया जा रहा है।
ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो है उसकी जवाबदेहिता सुनिश्चित की जा रही है। ये इतना इस प्रकार के काम किया जाए जिसके आधार पर रक्षा उत्पादन जो खरीद नीति और भी बल मिला है। हम सब मेक इंडिया प्रोग्राम को बढ़ावा दे रहे हैं। इसके साथ ही देखिए रक्षा अधिग्रहण परिषद अर्थात एक्वाजिशन काउंसिल की बात, डिफेंस एक्वाजिशन यहाँ पर DAC की बात की गई है। वो क्या होता है, इसे देखिए सशस्त्र बलों की स्वीकृत आवश्यकता, जो भी आवश्यकता होगा सशस्त्र बलों का, यह तीनों के बारे में बात करता है। थल सेना, वायु सेना, जल सेना, तीनों सशस्त्र बलों की आवश्यकता जो भी होगी, आर्टिलरी की या किसी प्रकार की जरूरत होगी, उसको शीघ्रता से सुनिश्चित करने के लिए उद्देश्य 2001 अर्थात कारगिल युद्ध हुआ था 1999 में, उसके बाद इसका गठन किया गया, रक्षा अधिग्रहण परिषद की स्थापना की। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, ध्यान रखिए जितने भी आर्टिलरी खरीदनी है, हथियार खरीदनी या किसी प्रकार का जरूरत होगा, उसकी पूर्ति जल्द से जल्द ये कराने का प्रयास करेगा यह परिषद। इसकी अध्यक्षता रक्षा मंत्री के द्वारा किया जाता है। ध्यान रखिएगा रक्षा मंत्री के इसके अतिरिक्त अधिग्रहण के मामलों का अंतिम निर्णय कौन लेगा, आपको रक्षा मंत्रालय ही लेता है। तो रक्षा मंत्रालय जो इसकी सर्वोच्च संस्था होती है, ध्यान रखना है। इसके बाद एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम को भी याद रखना है, क्योंकि यह सशस्त्र बलों की पूर्ति करता है। उसके त्वरित जो भी प्रोग्राम है, जो भी नीतियां अपनाई गई है भारत सरकार के द्वारा, तो यह ध्यान रखिएगा। इस पर भी पहले मैंने न्यूज़ कवर किया है। तो इसमें याद रखना है आत्मनिर्भरता हासिल करने का प्रयास किया जाएगा। इसमें अनुमोदित 1983 से अनुमोदन प्रयास किया जा रहा है और मार्च 2000 पूरा किया गया था। इसके तहत पटना थ्योरी मैंने आप लोगों को दिया, जिस पर न्यूज़ पहले भी कवर किया गया है। बस एक रिकॉल कर लीजिएगा ताकि रिवाइज हो जाए। इसके बाद याद रखिएगा कि इस पटना के तहत पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, आग, आकाश अर्थात P से पृथ्वी, A से अग्नि, T से त्रिशूल, N से नाग और A से आकाश, आकाश पटना आपको याद रखना है। इसके तहत याद रखिएगा सतह मार करने सक्षम दूरी का बैलिस्टिक मिसाइल है पृथ्वी। अग्नि सतह से सतह मार करने मध्यम दूरी सक्षम मध्यम दूरी वाले बैलिस्टिक मिसाइल, यानी 1 2 3 4 देखते हैं ना, 1000 2000 3000 4000 5000 कुल के इंटरसेप्टेड मिसाइल भी आपको इस तरह से इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल के रूप में जाना जाता है इसे। इसके बाद त्रिशूल याद रखिएगा, त्रिशूल सतह से सतह पर मार करने सक्षम दूरी वाली मिसाइल है। तीसरी आपको पीढ़ी की टैंक भेदी मिसाइल है नाग। उसके बाद आकाश की बात करें तो सतह से आकाश में मार करने मध्यम दूरी की मिसाइल है। तो ये भी याद रखनी है आपको। रक्षा अनुसंधान के संदर्भ में याद रखना है कि DRDO क्या है। DRDO के वर्तमान अध्यक्ष को समीर V कामत अभी है वर्तमान में, तो ध्यान रखिएगा। इसके साथ भारत सरकार ने रक्षा मंत्रालय अनुसंधान विकास विंग, जिनका उद्देश्य क्या है, अत्याधुनिक रक्षा प्रौद्योगिकी को सशक्त बनाना है। इसका मुख्य उद्देश्य DRDO की स्थापना, इसकी स्थापना 1958 में रक्षा विज्ञान संगठन, याद रखिए डिफेंस साइंस ऑर्गेनाइजेशन DSO के साथ भारतीय सेना के तकनीकी विकास प्रतिष्ठान, टेक्निकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट IDES और तकनीकी विकास उत्पादन निदेशालय, इसके बाद डायरेक्टरेट ऑफ द टेक्निकल डिपार्टमेंट ऑफ द प्रोडक्शन DTDP के को मिलाकर किया गया था। अर्थात DRDO को बनाने के लिए किसको किसको मिलाया गया, ध्यान रखिएगा DSO प्लस TDES प्लस आपको DTDS, इससे नाम रखिएगा। इसके आधार पर DRDO बनाया गया था, ठीक है ना। इतना जानकारी आपको कम से कम होना चाहिए, क्योंकि न्यूज़ में इतनी चीज़ों का नाम आपको चर्चा देखने को मिला है। DRDO की चर्चा मिला है देखने को, साथ ही साथ DAC की चर्चा मिला है, खरीद नीति की चर्चा मिला है। तो आपको ध्यान रखना ये सब चीज़ें आपको नज़र में होनी चाहिए। उसके बाद याद रखिएगा आपको UPSC के GS पेपर 2 में यह राज्यपाल, देखिए राज्यपाल लिखा गया, राज्यपाल होगा, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, राज्यपाल इसको कर लीजिएगा राज्यपाल। हमें भी कभी कभी क्षमा कीजिएगा आप लोग, हो जाता है टाइपिंग मिस्टेक। विशेषाधिकार शक्तियों से संबंधित यह टॉपिक आएगा, जिसमें फ्लोर टेस्ट में पहले इस्तीफा देने वाले CM की बहाली कैसे की जा सकती है, यह प्रश्न किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। जो आपको महाराष्ट्र विवाद चल रहा है, उद्धव गुट और ठाकरे एकनाथ शिंदे गुट में कैसे चीज़ें बदल रही है, क्या क्या चीज़ें हो रही है, सभी न्यूज़ पर रखिएगा। यह आने वाले समय में, मैंने कल भी बोला था कि आने वाले समय में विवेकाधिकार शक्तियों से संबंधित कुछ निर्णय को सामने लाएगा, है ना। राज्यपाल के विवेकाधिकार शक्तियों को कैसे राज्यपाल, माननीय राज्यपाल अपने शक्तियों का प्रयोग इसका कर सकते हैं, इसके संदर्भ में तो ध्यान यह रखना है आप लोगों को। इसके संदर्भ में देखिए हम बातें की गई है कि जो गुट है लड़ाई चल रहा है, उस पर फैसला जो तुषार में आपको राज्यपाल की ओर से अपना बातें रखते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कुछ चीज़ें
आपको यहाँ ध्यान रखना, जैसे चंद्रचूड़ जो है वह हमारे वर्तमान जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है DY चंद्रचूड़ और जस्टिस SR शाह, कृष्ण मुरारी, हिमा कोहली, PS नरसिम्हा के संविधान पीठ ने फैसला किया है। तो ध्यान रखिएगा, संवैधानिक पीठ ने फैसला सुरक्षित रखने से पहले क्या किया, ठाकरे गुट का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी सवालों की झड़ी लगा दी। और उनसे बहुत से प्रश्न पूछे गए और कुछ बहुत से मौलिक प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, इसको अच्छे से आप लोग को कवर करना है। कि बहुमत परीक्षण से पहले इस्तीफा देने वाले मुख्यमंत्री सिंघवी ने पूछा कि सिंघवी से पूछा है कि जस्टिस MR शाह के द्वारा कि बहुमत परीक्षण से पहले इस्तीफा देने वाले मुख्यमंत्री को अदालत कैसे बहाल कर सकती है। अर्थात बहुमत परीक्षण आप करवाए नहीं, उससे पहला ने आपने इस्तीफा दे दिया, तो उसको कैसे बहाल कर सकती है हम न्यायपालिका, इसके लिए कुछ जवाब आप बताइए। तो यहाँ पर चीजें उभर कर सामने आए। याद रखिएगा, यहाँ पर कुछ प्रश्न जैसे किया गया, क्या होगा कि अगर हम निष्कर्ष पर पहुंचते कि राज्यपाल द्वारा विश्वास मत के लिए कहने वाले शक्ति उचित प्रयोग नहीं किया गया, तो अभिषेक सिंघवी क्या बोलते हैं, यह मुख्य सवाल यह, कृपया मुझे अपना मामला पेश करने की अनुमति दें। अब ये चीजें जब सवाल जवाब होने लगा तो वो समय मांगना शुरू कर दिए। इसके बाद अनुसार क्या हम उद्धव ठाकरे को बहाल कर दे, लेकिन उन्होंने त्यागपत्र दे दिया है। तो याद रखिएगा, जब त्यागपत्र ही दे दिए तो आपको पुनः बहाली कैसे होगी, जब तक आपको बहुमत दल का नेता नहीं चुना जाएगा तो कैसे आपकी नियुक्ति पुनः होकर दी जाए। जब आप फिर फ्लोर टेस्ट पर आइए, राज्यपाल के फ्लोर टेस्ट पर आइए, बहुमत साबित कीजिए कि आपके पास इतने विधायकों का जो क्राइटेरिया है जो आपको बहुमत साबित करने का महाराष्ट्र में, उसको फिल करते हैं तो जाके आपको फ्लोर टेस्ट। अब तो आपने इस्तीफा दे दिया, तो अब कैसे बहाली की जाएगी, और आप बहुमत दल का नेता भी नहीं है, अर्थात नेता जो चुने जाते हैं दल का जो बहुमत जिन्हें प्राप्त होता है वो भी नहीं है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न आपको यहाँ देखने को मिलेगा। ठाकरे का त्यागपत्र विश्वास मत का सामना नहीं कर पाना अप्रासंगिक है। तो ये भी एक समस्या आपको सवाल इनके द्वारा किया गया, बताया गया कि ठाकरे जो त्यागपत्र दिए और विश्वास मत का सामना नहीं कर पाना अप्रासंगिक है। कि त्यागपत्र तो दे देते हैं पर आपको विश्वास मत हासिल करने की स्थितियां नहीं उत्पन्न हुई। तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखना है। इसका मतलब है कि अदालत ने कहा जा रहा है कि वह सरकार बहाल कर दे, अर्थात जस्टिस चंद्रचूड़ ये बोलते हैं अदालत से कहा जा रहा है कि वह सरकार को बहाल कर दे, अर्थात इसका मतलब यही निकाला जाएगा कि ऐसा नहीं किया गया तो क्या है कि बहाल किया जाए, उसके बाद उनको ये सब प्रक्रिया अपनाई जाए। तो यहाँ पर देखिएगा, सिंघवी इस मामले में देखने पर एक प्रशंसनीय तरीका है लेकिन अप्रासंगिक है, यह भी एक ध्यान देने वाली बात है। तो जस्टिस एम सौ बोलते हैं कि अदालत किसी भी ऐसे मुख्यमंत्री की बहाली नहीं कर सकता जिसमें बहुमत प्राप्त जो बहुमत जो है परीक्षण जो हुआ सामना तक नहीं किया हो। तो ध्यान रखिएगा, यह सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट। उससे पहले आप क्या करते कि बहुमत साबित करने की प्रक्रिया अपनाते कि हाँ हम फ्लोर टेस्ट करवाएंगे, उसके बाद बहुमत साबित करवाएंगे, उसके बाद जो भी होता है स्थिति को, तो उससे पहले आपने त्यागपत्र कर दे दिया। तो इस स्थिति में आप अब है ना दल के नेता नहीं रहे। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है शाह के द्वारा बातें जो की गई है। तो इसके बाद चंद्रचूड़ जो बात बोलते हैं, तो तार्किक बात यह होगा कि अगर आप विधानसभा में बहुमत साबित नहीं कर पाते हैं तब आपको बहुमत परीक्षण के जरिए आपको जो है सत्ता से बेदखल होना पड़ता है, जिसे नहीं माना गया। ऐसा नहीं है कि राज्यपाल द्वारा गलत तरीके से दिए गए विश्वास मत के निर्देश के कारण आपको सत्ता से बेदखल कर दिया गया। अर्थात यहाँ आप ये दिमाग में मत बैठाइए कि आपको न गलत तरीके से, असंवैधानिक तरीके से आपको बेदखल कर दिया। अर्थात सुरक्षा आने से पहले सुरक्षा नहीं, निर्णय आने से पहले जो सुरक्षित रखा गया है फैसले को, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर वही बात की जा रही जो संविधान में व्याख्या है। क्या व्याख्या कि राज्यपाल किन शक्तियों का प्रयोग कर सकता है मुख्यमंत्री की नियुक्ति में। तो उसके पास कैटेगरी है कि पहला है कि जो बहुमत प्राप्त नेता होगा उसे क्या करेगा, बहाल करेगा, उसकी नियुक्ति करेगा, जिस पर उसे जो भी बहुमत प्राप्त है उसके लिए सहस्ताक्षर उसे लेटर देना होगा, एक लिस्ट देना होगा जिसके आधार पर निर्णय लेगा कि हाँ आपके पास अमुक बहुमत है। ठीक है ना। दूसरा है स्थिति कि अगर ऐसा स्थिति हो जाता है कि किसी को पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त होता है तो यह अवसर देगा, जो भी है पार्टियां, उसको अवसर देगा कि एक बहुमत सिद्ध करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं आपको पार्टियों का, अर्थात गठबंधन की राजनीति कर सकते हैं। पर यहाँ गुट की बात हो रही है, अर्थात एक पार्टी की बात हो रही है, यहाँ बहु पार्टी की तो बात नहीं हो रही। तो ये थ्योरी तो यहाँ अप्लाई नहीं होगा।
तो यहाँ अगर यहाँ पर उद्धव ठाकरे के अगर गुट से लोग जाके दूसरी पार्टियों से गठबंधन की राजनीति करते हैं, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 का वो एक्ट काम करना होगा, जहाँ पर आपको बागी नेताओं के संदर्भ में बात करना है। बागी नेताओं के अयोग्यता से संबंधित प्रश्न सवाल खड़ा हो जाएगा। पार्टी तभी टूट सकती है जब उसका आपको 2/3 लोग बाहर जाकर समर्थन करते। तो ध्यान रखिएगा, ये भी चीजें आपको ध्यान रखनी है। तीसरा कंडीशन क्या है कि राज्यपाल क्या करेगा, स्वविवेक से निर्णय लेगा कि उसको प्रथम दृष्टिया क्या नजर आ रहा है, किसे बहुमत प्राप्त है किसी पार्टी में। तो यही पर फॉलो किया गया है राज्यपाल के द्वारा, जो कहीं ना कहीं संवैधानिक व्यवस्थाओं को ही कायम करता है। बस वेट करना है इस मामले में जो बेंच बैठी है उसका नजरिया क्या है। तो हम लोग कल जब भी निर्णय आएगा हम लोग वेट करेंगे और थोड़ा सा चीजों को देखेंगे। अब एक चीज और देखिएगा, यहाँ पर देखिए मुरीद, मोदी के मुरीद। अब आपको यहाँ ध्यान यह रखना है कि देखिए, तो आपको एक चीज नजर आएगा जिसमें देखिए मोदी के मुरीद हुए नोबेल कमेटी के उप जो प्रमुख हैं वो। अब यहाँ देखिए यहाँ से क्या बातें उभर कर सामने आ रही, 2-3 चीजें आपको ध्यान में रखना है। क्या ध्यान में रखना है कि कैसे नोबेल कमेटी के जो उप प्रमुख है उनके द्वारा किन शब्दों का प्रशंसा किया जा रहा है। हाल ही में याद होगा आपको एक बैठक हुई थी जहां पर प्रधानमंत्री ने क्या कहा था, G20 सम्मेलन जो हुआ था उसके बाद बहुत से सम्मेलनों में ये बात की गई है कि यह युद्ध का युग नहीं है। तो ये टर्मिनोलॉजी जो यूज किया जाए हमारे प्रधानमंत्री पीएम के द्वारा, तो ध्यान रखिए प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा ये कहीं विश्व को एक अलग ही नेतृत्व की भूमिका का निर्वहन करने की इशारा करता है। तो ध्यान रखिएगा, अगर वर्तमान जो पीएम है उनके द्वारा रूस और यूक्रेन के मामले में इस कॉन्सेप्ट को अगर धरातल पर ला दिया जाता है, इस साल का नोबेल पुरस्कार जरूर प्राप्त हो सकता है इनको, क्योंकि यह आम शब्द नहीं है। ध्यान रखिएगा, यह उन सभी लोगों के लिए एक प्रेरक शब्द हो सकता है जो युद्ध में क्या कर रहा है, भागीदारी कर रहा है। अब मैं आपको पहले भी बताया है कि वर्तमान समस्या क्या हमारे विश्व के सामने है, जो जलवायु परिवर्तन सबसे बड़ी समस्या। अभी लड़ाई झगड़े करने का समस्या नहीं है, ये सबसे बड़ी समस्या नहीं है। सबसे बड़ी समस्या है कि जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है विश्व में, उस पर हम एक ठोस कदम लेके चले। तो यह सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है। और विश्वास कीजिए, इन सब चीज़ों को अगर सही तरीके से कमेटी देखती है ना, तो आने वाले समय में यह नोबेल पुरस्कार हमारे पीएम को दिया जा सकता है। तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच कीजिएगा, अच्छा न्यूज हमारे देश को मिल सकता है कुछ दिनों के बाद, तो थोड़ा सा हम लोग वेट करेंगे। अब देखिएगा, यूपीएससी के जीएस पेपर 3 में आपको पर्यावरण आकलन और प्रभाव से संबंधित एक टॉपिक को कवर किया गया, जहां वसूली जाएगी पर्यावरण क्षतिपूर्ति। पावर प्लांटों से किया जाएगा जब भी वो अपना नियम कानून तोड़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए, केंद्र सरकार ने पराली से बने पैलेट और ब्रिकेट अर्थात कृत्रिम कोयल को इस्तेमाल न करने पर दिल्ली और एनसीआर के आसपास वाले स्थित पावर प्लांटों को अब क्या किया जाएगा, पर्यावरण क्षतिपूर्ति वसूलने की तैयारी की जाएगी। अब यह क्या है, पेलेट और ब्रिकेट। याद रखिएगा, कोयला जो होता है ना, कोयला रॉ मटेरियल जो आपको ट्रेनों में देखते हो लद के कोयला जाता होगा, बुरादा में टुकड़े में जाता है, उसे छोटे छोटे पार्ट में क्या करता है कि टिकिया बना, कृत्रिम कोयले का टिकिया बनाए, तो उससे है ना उपयोग किया जाता है इस प्रकार से, क्यों जिससे आपको है ना धूल उल ये सब चीज़ें है ना ज़्यादा नहीं उड़े, साथ ही साथ और भी इसकी जो चीज़ों को कम किया जैसे ये आपको काम करता है। तो यहाँ ध्यान यह रखना है इसके द्वारा क्यों किया जा रहा है। तो वन एवं पर्यावरण मंत्रालय है उसकी एक पहल है तक शुरू की गई थी, जब पराली जलाने वाले राज्य इस पेलेट और ब्रिकेट प्लांट लगाने की एक योजना भी शुरू कर रखी थी। इसके लिए लोगों को प्रति प्लांट क्या है 70 लाख से लेकर 1.5 करोड़ रुपए की वित्तीय मदद की दी जा रही थी। अब याद रखिएगा, ईंधन खपत में 5% पराली से बने पेलेट और ब्रिकेट इस्तेमाल का निर्देश भी दिया गया था। क्यों दिया गया था, यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि इसके संदर्भ में आपको ध्यान रखना कितना 5%। अब पराली बनाने वाले पेलेट और ब्रिकेट का 100% इस्तेमाल सुनिश्चित करना है। मौजूदा समय दिल्ली के आसपास 300 किलोमीटर के दायरे में 11 पावर प्लांट बनाए गए थे। तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि पराली से जो हम कोयला यूज करते हैं रॉ मटेरियल के तौर पर, उसी के साथ इसको पराली का जो ब्रिकेट है
पैलेट है, एक कृत्रिम कोयले के तौर पे इसका बनाया जाता है, उसका यूज़ उसके साथ हम लोग करेंगे, तो इसके साथ हम लोग और भी लाभ प्राप्त कर सकें। अब इसके तहत याद रखिएगा, यहाँ कुछ चीज़ों को याद रखना है। क्या याद रखना है? जैसे पर्यावरण प्रदूषण रोकथाम एवं नियंत्रण प्राधिकरण जो है, अर्थात इन्वायरमेंट पॉल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अथॉरिटी, जो EPCA है, वो क्या है? यह सबसे महत्वपूर्ण संस्था के रूप में काम करता है इस प्रकार के नियमों का निबंधन करने के लिए। अब देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर निर्देश पर अधिसूचित किया गया था इसे, जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र वायु प्रदूषण को कम करने के उपाय सुझाने के लिए कार्य कर रहा है, कैसे कम किया जाए इससे इत्यादि। इसके सकारात्मक प्रभाव आपको हाल ही में रिपोर्ट आया था, वायु प्रदूषण के संदर्भ में आया था ना, नेशनल ग्रीन के एयर इंडेक्स के संदर्भ में, कि दिल्ली का जो रेट था वो थोड़ा सा कम हुआ है। दोस्तों ध्यान रखिए, इसके ही प्रयास से सभी चीज़ों से हुआ है। इसकी अधिसूचना क्या पर्यावरण मंत्रालय द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 और 1998 के तहत 1998 में जारी किया गया। ध्यान रखिएगा, इस एक्ट के तहत पर्यावरण मंत्रालय द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत जारी किया गया था। और कब यह जारी हुआ है? 1998 में यह गठित हुआ। ध्यान रखिएगा, ये संस्था क्या करता है? प्रदूषण का स्तर को देखते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जो दिल्ली है, NCR जिसे हम लोग बोलते हैं, ग्रेडेड एक्शन रिस्पॉन्स प्लान गैप लागू करने का कार्य करती है। तो आप हमेशा सुनते होंगे, दिल्ली जब भी लागू करती है पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित काम करते थे, गैप योजना आप सुनते होंगे, गैप को लागू करेगी। तो गैप कौन लागू करता है? वही करता है जो अभी हम चर्चा कर रहे हैं, जिस संस्था प्राधिकरण की। तो याद रखिएगा, यहाँ से भी प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे अब, देखिए यहाँ पर बजट सत्र में पूरी तरह धुलने के गहराई आसार। तो ये आपको सत्ता और पक्ष विपक्ष दोनों क्या कर रहे हैं, अभी कुछ कुछ मुद्दे पर विपक्ष बोल रहा है कि क्या कर रहे, CBC का गठन करो, और सत्ता पक्ष ये बोल रहा है कि जो लोकतंत्र का हत्या की बात की गई है विदेश में, उसके लिए क्षमा मांगो। तो ये सब बातें दोनों तरफ से हो रही है, और दोनों क्या कर रहा है? दोनों आरोप प्रत्यारोप लगा रहा है। इसमें क्या प्रॉब्लम हो रहा है, आ रहा है कि जनता का जो समय है, महत्वपूर्ण समय, उसकी बर्बादी हो रही है, वित्त का बर्बाद हो रहा है, महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लिए जा सकते हैं। कोई पार्टी विशेष या तो कोई संसद के जो प्रतिनिधि हैं, उनको यह ख्याल रखना चाहिए कि व्यक्ति विशेष से कहीं अधिक जनता का हित इम्पोर्टेंट है। मुद्दे जरूर उठने चाहिए, पर मुद्दे को ज़्यादा अति बढ़ावा नहीं देना चाहिए। इसके लिए बहुत सी चीज़ें और भी की जा सकती है, और भी चीज़ों को जानकारी, और भी तकनीक से क्या किया जा सकता है, इस पर रोक लगाए। जैसे हम क्या कर सकते हैं कि इन सब मामलों का अगर CBC का गठन नहीं हो रहा, तो हम क्या कर सकते हैं? राष्ट्रपति के पास जाके इसे अनुग्रह भी कर सकते हैं, कि राष्ट्रपति के पास बहुत से पार्टियां जाके अनुग्रह कर सकता है, या न्यायालय में जाके हम क्या कर सकते हैं? न्यायालय में भी जाके हम इसकी मांग कर सकते हैं कि इस पर जांच कमेटी होनी चाहिए, बैठनी हो चाहिए, एक PL दायर कीजिए कि अदानी ग्रुप पर क्या। तो मैंने आप लोग को क्या बोला था कि पहले भी चीज़ें कुछ और है, वस्तु स्थिति कुछ और है, उसकी व्याख्या कुछ और ही की जाती है। इसके बीच के अंतर को समझना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर चीज़ें समझिएगा, यही चीज़ें चल रही हैं। बाकी याद रखिएगा, राहुल जी का बयान फिर फिसला है, तो ये क्यों मैं ये बात बोल रहा हूँ, ये अंडरलाइन कर रहा हूँ, इसे ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पर जो सिंधवी जी हैं, मुख्तार अब्बास नकवी जो है, सॉरी सिंधवी में बोल दिया, नकवी जो है, उनके द्वारा एक बयान किया गया है, और इसे कोट करिएगा आप लोग, इससे हमेशा याद रहेगा। आपको प्रश्न यहाँ से पूछे जा सकते हैं। जैसे भारत के संविधान जो है, संसद और संवैधानिक संस्थाओं के विशुद्ध संयोजित दुष्प्रचार बाई चांस नहीं है, बाई चॉइस है। अर्थात बाई चांस किसी से गलतियां नहीं हो रही है, ठीक ना, बाई चॉइस है, चॉइस ढूंढ कर गलतियां करवाई जा रही, की जा रही है। अब जो जनप्रतिनिधि है, मैंने आप लोग को पहले भी बोला है कि जनप्रतिनिधि के पास इतनी सक्षम शक्ति होनी चाहिए कि वो है ना, जो भी बातें बोल रहा है ना, उसके लिए उसके भूत वर्तमान और भविष्य के संदर्भ में उसके पास नॉलेज होना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, आपका फ्लोर लाखों करोड़ों में लोग होते हैं, तो उससे न अर्थ का अनर्थ न निकल जाए। तो इसलिए जनप्रतिनिधियों को अधिक सशक्त होकर अपने विचारों को रखना चाहिए। अर्थात ज़्यादा बोलने से अधिक है, कम बोलिए पर ठोस बोलिए, कहने का अर्थ यह है। तो यहाँ पर जो संविधान की व्याख्या, संवैधानिक संस्थाओं का जो दुष्प्रचार होता है, कभी बोल दिया जाता CBI, कभी बोल दिया जाता, क्या बोला जाता है कि CBI करप्ट है, सरकार सत्ता पक्ष का एजेंसी मात्र है,
इसका फिर उसके बाद आपको जो इलेक्शन चुनाव आयोग है उसके बारे में बातें बोल जाती है। बहुत बार आपको देखने को मिलता होगा विभिन्न संस्थाओं के संदर्भ प्रश्नगत कर दिया जाता है, या व्यक्तिगत रूप से और विभिन्न संस्थाओं के संदर्भ में यह चीजें टीका टिप्पणी होती है। तो याद रखिएगा, यह क्या है, यह केवल उन संदर्भों को दर्शाता है जहां पर हम लोग बाई चांस गलती नहीं करते। ये बार बार अगर आरोप प्रत्यारोप लग रहा है तो इसका मतलब बाई चॉइस है। अब देखिएगा बहुत से मामले में, वो वेस्ट बंगाल के मामले में हो, बिहार के मामले में हो, या तमिलनाडु करुणानिधि के मामले में जो अभी हाल में उनकी बेटी के संदर्भ में जो चीज़ें उभर कर सामने आई है, सभी मामलों में आपको नजर आ रहा होगा कि सीधा सीधा एजेंसियों पर है ना, संवैधानिक एजेंसियों पर जो संविधान द्वारा निर्मित की गई है या संविधान के विभिन्न विधियों से प्रभावित होकर निर्मित की गई है, उस पर क्या किया गया है कि यह आरोप प्रत्यारोप लगाए जाते हैं। सीधा सीधी यह बोला जाता है कि अगर किसी के घर में, किसी नेता के घर में सीबीआई की रेड पड़ेगी, ईडी की रेड पड़ेगी, तो क्या बोला जाता है कि संस्था को बेच दिया गया, संस्था के संदर्भ में संस्था सरकार के दिशा निर्देश पर काम करे, अपने स्टेटस को मेंटेन नहीं कर रही है, दबाव डाला जा रहा है, लोकतंत्र को खतरा में, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। आप देखते हो आम आदमी पार्टी ये बातें बोलती है दिल्ली में, पर यह कभी नहीं यह कहती है कि अच्छा आ जाओ, तो हम गलत नहीं है, आओ, जितना बात करनी है, जितनी भी जानकारी प्राप्त करनी है, आप बैठ के क्या बात करते हैं, जो भी तुमको चाहिए सक्षम जानकारी चाहिए हम देंगे। किसी पार्टी विशेष के द्वारा नहीं बोला जाता है। वो अभी सत्ता में जो पार्टी है वो भी आने वाले समय में कभी विपक्ष में बैठेगी, उसके द्वारा भी बातें नहीं बोली जाएगी। पर यहाँ ध्यान रखिएगा, यह कॉन्सेप्ट आपसे पूछा जा सकता है। क्या आप कभी इंटरव्यू में बैठे रहेंगे तो आपसे ये कॉन्सेप्ट पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा कि भारत का संविधान, संसद और संवैधानिक संस्थाओं के बीच जो सुनियोजित जो दुष्प्रचार है, क्या वो बाय चांस हो रहा है या बाय चॉइस हो रहा है? आपकी राय क्या है? तो आपकी राय यही बताना है, जो बताया मैंने अभी बात आपको, कि यहाँ पर आपको बीच की बात हो। अब ध्यान रखिएगा, यहाँ पर 2015 में 54 अफ्रीकी देशों के राष्ट्राध्यक्ष और भारतीय मंत्री भारत दुनिया आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक मुद्दा पर चर्चा कर रहे थे, तो ऐसे ही लोग अवार्ड वापसी अभियान चलाए थे। देखिएगा, जब 2015 में 54 अफ्रीकी देश में आया हुआ था और क्या कर रहा था कि आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक मुद्दों पर चर्चा, विभिन्न मुद्दों पर हो रहा, उसी वक्त अवार्ड वापसी की बात हो रही थी। अब देखिएगा उसके बाद क्या अवार्ड वापसी पुनः देखने को मिला है? नहीं मिला है। तो ध्यान रखिएगा, देश के विकास में अगर विरोध अगर हम किसी व्यक्ति विशेष को ध्यान में रख के करेंगे ना, तो समस्याएं उत्पन्न हो जाएगी। बेशक कोई व्यक्ति विशेष क्या हो सकता है, किसी खास पार्टी का खास से विरोध हो सकता है, खास व्यक्ति से विरोध हो सकता है, पर इसका मतलब बिल्कुल यह नहीं कि हम लोकतांत्रिक मान्यताओं के संदर्भ में देश के अहित कार्यों में अब गतिविधि में शामिल हो जाए। अब देखिएगा, इसका एग्जाम्पल यहाँ से मैं देता हूँ आपको कि देश हित में बहुत से ऐसे लोग थे भारत कांग्रेस के, जो भारत जोड़ो अभियान में साथ आए थे, जो हमेशा क्या होते हैं, एंटी नेशनल बातें करते, भावनाओं को आहत करते। अब यह नहीं कि वो भावना आहत किस रूप से हो रही है वो अलग मैटर है, पर वो हमेशा देश तोड़ो बातें के संदर्भ में नारे लगाए हैं। वो क्या सही है क्या गलत अलग मैटर की बात हो रही है। कुछ वामपंथ विचारधाराओं को बल दिया जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा, जब आप ऐसे लोगों के साथ रहिएगा तो आपसे प्रश्न चिन्ह खड़ा करा जाएगा, क्योंकि देश की जनता है ना, देश की जनता क्या सोचती है कि हम उन संदर्भों के साथ हमेशा लोकतांत्रिक मान्यताओं पर ही बल दे। कितनी भी खराब व्यवस्था क्यों न हो, लोकतंत्र ही एक बेहतर शासन को स्थापित करता है, जहां पर जनता के अधिकतम सहभागी की बात करता है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जनता के जो हित है उसको ध्यान में रखकर अभियान चलाने चाहिए। अब वो अवार्ड वापसी का गैंग है ना, वो अब कहाँ है नहीं पता है, ऐसा बहुत सब उसके बाद हुआ ना। अब फिर देखिए G20 सम्मेलन होगा ना, तो ऐसी घटनाएं आपको देखने को मिलेगी। वेट कीजिए, वेट एंड वॉच कीजिए आप कि अवार्ड वापसी जैसी घटनाएं आपको फिर G20 का महत्वपूर्ण जो शिखर सम्मेलन होगा उस समय ऐसी घटनाएं आपको देखने को मिलेगी, उस समय ऐसी विरोध प्रदर्शन देखने को मिलेंगे। तो ध्यान रखिएगा, हमारे देश में ऐसे भी कुछ जयचंद बैठे हुए हैं, जब साफ शब्दों में अगर बोला जाए कि खास अवसरों पर ऐसे ऐसे कार्य किए जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, 2020 में जब राष्ट्रपति भारत में थे, अमेरिका के राष्ट्रपति, उसी से शाहीन बाग का प्रकरण हुआ। उसके बाद शाहीन बाग कहाँ चला गया पता नहीं, अता नहीं। जैसे ही अमेरिकी राष्ट्रपति बाहर जाते हैं हमारे देश से, कुछ दिनों के बाद शाहीन बाग का समस्या समाप्त हो जाता है। और वहाँ शाहीन बाग का मुद्दा क्या था, आप लोग देखते ही होंगे। शाहीन बाग में हम क्या देखेंगे, कागजात नहीं दिखाएंगे, नहीं दिखाएंगे ना, ये बातें हो रहा था कि CAA के बिल में
कागजात, जबकि इससे कोई भी भारतीय मुसलमान से इससे कोई संबंध नहीं था, कागजात नहीं दिखाएंगे। पर जैसे ही एक मामला आप देखेंगे, आने वाले मामलों को देखेंगे कि एजेंसियां हटा रही थी किसी कॉलोनी को जहाँ पर मुस्लिम समुदाय अधिक था, सभी अपने खातियान लेकर पहुंच गए थे। तो देखिए यही दो राय है ना, दो राय, दो तरफा जो नीतियां होती हैं, कहीं ना कहीं आपके मनसाओं को न चिन्हित कर देती है। यह ध्यान रखने वाली बात है, जहां पर इस प्रकार से ना प्रमोट करने वाली संस्थाओं को, एजेंसियों को ना कटघरे में ला देता है। अब कौन लोग ऐसे हैं जो शाहीन बाग को प्रमोट कर रहे थे, तो ये आप ध्यान रखने वाली। अब देखिए G20 का अध्यक्षता कर रहा भारत, लोकतंत्र, संसदीय प्रणाली, संस्थाओं पर हमला हो रहा, लगातार हो रहा। अब जाके विदेश में जाके ये बातें बोली जा रही है। आपको एक बयान अभी आगे मैं बताऊंगा, राहुल गांधी का जो परिवार से है, वरुण गांधी, वो भी आपको बातें क्या कर रहे हैं मैं आपको बताऊंगा क्या होना चाहिए। और आपको मैं एक उदाहरण दिया था पाकिस्तान के संदर्भ में, जब जावेद जी गए थे पाकिस्तान में, तो वहां पर क्या बोले थे आतंकवाद के बारे में, कि आपको सोचने की जरूरत है कि ये भारत के गलियों में बम विस्फोट हुआ था तो वो कहीं बाहर से नहीं आए थे, वो आपके लोग ही आए, आपके लोग आए थे जो आपको कसाब पकड़ा के उसने इसको आपको अडॉप्ट किया था, बताया था कि नहीं मैं पाकिस्तान से आया, फिर भी आप उसे नहीं मान रहे और आपके गलियों में वो लोग घूम रहे हैं, तो इससे भारतीयों को दिक्कत होगा ना। और मैंने उस दिन भी बताया था कि आपको कि जो जावेद अख्तर जी को भारत के संदर्भ में बहुत से नीतियों से है ना रहता है विरोध, पर विदेश में क्या उन्होंने अपना कटसी मेंटेन किया कि देश हित सबसे इंपॉर्टेंट है। लाख बुरा हो कोई देश के अंदर, नीतियां बुरी हो सकती है, लोग बुरे हो सकते हैं, संस्थाएं बुरी हो सकती है, पर देश से हम जब बाहर जाके किसी विदेशी भूमि पर अपने देश के संदर्भ में बातें करते हैं, तो किस कॉन्सेप्ट को लेकर चलना चाहिए कि देश हमारा सशक्त है, देश में एकता है, अखंडता है, सुनिश्चित करने वाली व्यवस्थाएं हैं। ये हमेशा सभी पार्टी नेताओं को जानकारी होनी चाहिए, और जिस पार्टी विशेष के लोगों को यह जानकारी नहीं है, बड़ेपन में अगर ये बात बोल देते हैं, उनको लगता है कि देश में लोकतंत्र की हत्या हो रही है, तो उसका राजनीतिक है ना, राजनीतिक कैरियर दांव पर लगने वाला है। मैं ये आपको भविष्यवाणी कर रहा हूँ, ये ध्यान रखिएगा, इनका राजनीतिक कैरियर दांव पर लग जाएगा कुछ दिनों के बाद, क्योंकि अब वो समय दौर नहीं रहा है जो चीजें पहले हुआ करती थी कि कोई भी बयानबाजियां कर दो और उसके लिए चीजें। अब सोशल मीडिया हो गया है, लोग कनेक्ट हो चुके, सूचना प्रौद्योगिकी डेवलप हो चुका है, R&D हो रहा है, तुरंत आपका बयानबाजियां निकाल लेगा लोग। जब भी आप चुनाव में कुछ बातें करेंगे, आपको हमेशा ना जब लोकतंत्र की बातें कर रहे हैं तो आपके पुराने इतिहास निकाले जा रहे हैं ना, गांधी जी, पंडित नेहरू के द्वारा जो कार्य किया गया, इंदिरा गांधी के द्वारा जो कार्य किया गया, या राजीव गांधी जी के द्वारा जो कार्य किया गया, आगे लेख एक आया उसमें भी चर्चा की जाएगी, अभी वेट करेंगे, हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ समझिएगा ये सब चीज को। अब देखिए अरुण गांधी को ऑक्सफोर्ड में बुलाया, ऑक्सफोर्ड में निमंत्रण ठुकरा दिया अब वरुण गांधी जी के द्वारा राहुल का किया परोक्ष वार। अब ध्यान रखिएगा यहाँ पर, देखिए यह भाजपा में भी है, और भाजपा का प्रमुख प्रशंसा के साथ साथ क्या कहते हैं, विरोध भी कभी कभी किसी मामले में करते हैं। देखिए प्रश्न खड़े करने वाले समय समय अपनी सरकार के निर्णयों के विरुद्ध भी प्रश्न खड़ा कर देते हैं। तो इनके द्वारा क्या बोला गया सोच के देखिएगा, राहुल कैम्ब्रिज में निमंत्रण आया जहां वह भारतीय लोकतंत्र को उठाए गए सवाल के बाद वह घेरे में है, तो इनका विरोध ये कर रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए था, उन्हीं का परिवार समूह से आते हैं। तो ध्यान रखिएगा। अब यह देखने वाली बात है कि ऑक्सफोर्ड से वरुण को भी आया था कि ठुकरा दिया उन्होंने आमंत्रण को, और उन्होंने कई मुद्दों पर असहमति हो सकता है। देखिए मैं जो बातें बोल रहा हूँ उसको ध्यान रखिएगा कि जो कई मुद्दों पर असहमति हो सकता है, लेकिन वो विदेश जाकर सरकारी नीतियों की आलोचना नहीं कर सकती। यही तो बात मैं अभी आपको बोल रहा हूँ। कोई भी देश का व्यक्ति विशेष, राजनीति कोई भी हो, मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे ना हाल ही में देखिए ध्यान रखिएगा, देश विदेश में बहुत से लोगों को विरोध प्रदर्शन हो सकता है नीतियों के खिलाफ में, एक्टरों को भी होता है, जैसे आमिर खान को कभी हुआ करता था, भारत से डर लगता था आपको, फिर शहनाज हुसैन जी को डर लगता था, बहुत से अधिकार, शाहरुख खान को ये सब बातें बोले। पर जैसे विदेशी भूमि पर जाता है तो क्या विचार आता है कि भारत में एकता, अखंडता सुनिश्चित करने वाले हमारी एजेंसियां काम करें, बेहतर काम करें। लाख हमारे पास समस्याएं हैं, हम उसको बेहतर तरीके से अपने आधार पर, अपने नीतियों के आधार पर उसको सॉल्व कर सकते हैं, ये होना चाहिए। तो यही बार बार आपको ध्यान। और ये जो वर्तमान हमारे जो कांग्रेस के युवराज हैं वो क्या करते हैं, ये सब गलतियां कर देते हैं। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, इनके कोटेशन को याद रखिएगा आप लोग, इस प्रकार का कभी भी तो ये कोटेशन आप जरूर रखिएगा। तो बेशक राहुल का नाम नहीं लिया, लेकिन अपनी राय जरूर स्पष्ट कर दी कि कैम्ब्रिज में राहुल के बयानों को वो गलत मानते हैं, तो ये भी मानते हैं।
तो अब सोच के देखिएगा, अब एक्सपोर्ट यूनियन के अध्यक्ष मैथ्यू डिक की ओर से मोदी का भारत सही रास्ते पर है विषय पर चर्चा करने के लिए वरुण गांधी को निमंत्रण आया था, तो भी देखिए नहीं गए वो, कि अब भारत भारत का मोदी का जो भारत है सही रास्ते पर, देखिए टॉपिक है इसके भाजपा सरकार शासित प्रदेश है ना, और इनसे इस प्रकार के प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं जो भारत विरोधी चीजों को, भारत के लोकतंत्र के विरोधी चीजों को वहां से प्रश्नगत किया जाए, तो वो पहले ही समझ गए कि नहीं, हमको इस संदर्भ में टॉपिक पर चर्चा ही नहीं करना है। तो ध्यान रखिएगा, विषय आपको निर्धारित करते हैं कि आपके भविष्य कैसे डिफाइंड होंगे। तो ये मैं राजनीतिक कैरियर की बात किया ना, तो जो काम कर रहे हैं कहीं ना कहीं उनके लिए प्रश्न चिन्ह खड़ा करेगा। अब एक चीज और देखिए, जलाभिषेक मेरी निजी मामला है, किसी को ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं, महबूबा जो है पूर्व जो जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम उनके द्वारा बोली गई है। देखिए एक मंदिर में वो जाते हैं, कुछ के एक मंदिर में शिवलिंग के जल चढ़ाने में मुस्लिम धर्म गुरुओं और देवबंद का एक मौलाना है क्या बोलता है, निंदा करता है। तो यहाँ पर जो आप है ना, ये बातें जो बोलता है कि हम लोग ये गंगा यमुना तहजीब है, या तो हम लोग इस प्रकार के अवधारणा से चलते हैं कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई लोग हैं। तो यहाँ पर देखिए सेकुलरिज्म की जो बात करता है तो यही मंशा स्पष्ट हो जाती है, मंशा स्पष्ट हो जाती है। हिंदू अगर कोई व्यक्ति विशेष आपके दरगाह पर जाता है, आपके मज़ारों पर जाता है, तो आप क्या करते हैं, ईद के संदर्भ में देगा तो सेकुलरिज्म का कॉन्सेप्ट आ जाएगा कि नहीं, ये भाईचारे को बढ़ावा देता है। अगर कोई मुस्लिम महिला या मुस्लिम व्यक्ति विशेष भारतीय मंदिरों पर जाके इस प्रकार जलाभिषेक करता है या किसी मंदिरों में जाता है, तो जो धर्म गुरु हैं, मुस्लिम धर्म गुरु या तो देवबंद या कोई भी हो सकते हैं, जहाँ पर संस्थाओं के संदर्भ में जो मुस्लिम लोग से जुड़े हुए, उनको तुरंत पेट में दर्द उठने लगता है। तो वहाँ पर क्या होता है, इस्लाम के कॉन्सेप्ट को समझाने लगते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, तालियां एक हाथ से कभी नहीं बजेगी, तालियां दोनों हाथ से बजानी होगी। भारत में अगर सेकुलरिज्म का कॉन्सेप्ट डेवलप करना होगा तो लोगों को दोनों तरफ से ना चीजें सामने व्यवहार में लाना होगा, आचरण में लाना होगा। अगर कोई व्यक्ति विशेष इस प्रकार से कार्य कर रहा है बढ़ावा देने के लिए, तो हमें सपोर्ट करना चाहिए। अब देखिए इस्लाम क्या कहता है उसकी निजी राय हो सकती है। अब ये क्या इनको नहीं पता, जो मान लीजिए इस्लाम यह कभी कहेगा कि जो व्यक्ति विशेष है और एक कॉन्सेप्ट ये लेके चलो, हमको ही सर्वोच्च मानो, और उसके बाद क्या करना है कि सर्वोच्च की इसके अलावा कोई और धर्म विशेष पंथ नहीं हो सकता है। जबकि आपका उदय कब हुआ है, सनातन के बाद कई वर्षों कई हजार वर्ष बाद हुआ है। ये मध्यकालीन विचारधारा है ना, जब अरब कंट्री में ये सब विचारधारा है। आपसे पहले भी संस्थाएं थी, आपके बाद भी संस्थाएं, तो आप सर्वोपरि नहीं है। आप अगला भले सर्वश्रेष्ठ की कॉन्सेप्ट को लेकर चल रहे, वो अलग कॉन्सेप्ट, अलग मामला है कि आप अपने आप को सर्वोच्च मानते हैं। ईश्वर, आप अल्लाह आपका सर्वश्रेष्ठ है। आपका विचारधारा हो सकता है, आपका निजी विचारधारा हो सकता है, पर आप सोच के देखिए, क्या आपके आने से पहले या सनातन के आने से पहले पृथ्वी नहीं थी, पृथ्वी का कॉन्सेप्ट नहीं था। मैंने आप लोग ज्योग्राफी में पढ़ाया है कि ब्रह्मांड का 5% हम लोग क्या जानकार प्राप्त किए, 95% क्या है, डार्क एनर्जी है ना, जिसके बारे में हमको ज्ञात ही नहीं है। तो कोई ये सोलर सिस्टम को, ब्रह्मांड को, यूनिवर्स को कोई तो शक्ति चला रहा होगा ना। तो ये ध्यान रखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। इस विचारधारा को जितने लोग समझ सकेंगे वही इस मौलिकता को समझ पाएंगे कि हमारा आचरण क्या होना चाहिए, केवल मानवीय व्यवहार के आधार पर आचरण होना चाहिए। अब मुस्लिम धर्मगुरु क्या कह रहे हैं, अब ये मौलाना क्या करे वो अलग मैटर है। आपसे कभी इंटरव्यू में प्रश्न पूछे तो आपके पास ऐसे मीडिएटर वाले रूल होने चाहिए जिसमें आप क्या करना है कि आप दोनों के आधारों को बेहतर तरीके से प्रूव कर सके। कोई भी धर्म विशेष सर्वश्रेष्ठ अगर विचारधाराओं को कन्वर्ट कर रहा है, विचारधाराओं को बढ़ा रहा है, इसका मतलब है कि हम मानवीय आधार पर जो लोगों का आचरण है उसको रोकने का प्रयास करेंगे। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है। और ध्यान रखिएगा, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है, हम जो व्यक्ति विशेष को भी पंथ धर्म से रिलेटेड क्यों रखता है, मानवाधिकार सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है। अगर हम बात करेंगे, यूएन में जाएंगे बात करेंगे, किसी संस्थाएं में बात करेंगे या न्यायालय में जाके बात करेंगे, धार्मिक मामलों के उल्लंघन से कहीं अधिक मौलिक अधिकार और मानवाधिकार उल्लंघन ज्यादा अप्रोप्रिएट चीजें को लेकर चलता है। धार्मिक भावनाएं लोगों को जोड़ने का काम करता, तोड़ने का काम नहीं करता। ये आपको इम्पोर्टेंट रखना है। इनके बारे में बहुत सी चीजें दी गई है, आप पढ़ सकते हैं। अब जम्मू कश्मीर में जल्द चुनाव के लिए आयोग के पास पहुंचा विपक्ष, जो जम्मू कश्मीर में है,
विधानसभा चुनाव की मांग को बैठक को लेकर पहुंचा। उनके द्वारा नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, आधा दर्जन से अधिक विपक्षी दल क्या करें, नेताओं ने समूह जल्द विधानसभा चुनाव कराने की दवा डाल रही है। तो जल्द ही हम लोग देखेंगे क्या है, चीजें नहीं है। और कुछ बातें यहाँ पर की गई है, इसको थोड़ा सा याद रखना, देख लेना है, नोट कर लेना है। क्यों कर लेना है कि आने वाले समय में काम दे सकता है आपको, कि अगर कहीं विधानसभा कार्य नहीं कर रहा है तो नौकरशाह कैसे काम करता है उसके संदर्भ में कुछ आपको रॉ मटेरियल यहाँ दे देता है कि जम्मू कश्मीर नौकरशाही किसी भी दबाव में नहीं है, किसी भी प्रतिनिधित्व में नहीं है, प्रशासन चला रहे हैं, जिससे जन समस्या लगातार बढ़ रही है। तो ध्यान रखिए, जन समस्याएं बढ़ रही है क्योंकि अस्थायी कार्यपालिका और अस्थायी कार्यपालिका में यह होता है कि अस्थायी कार्यपालिका जनता के प्रतिनिधि में, जनता हितों में दबाव रूप में संस्थाओं को कार्य करवाते हैं। तो ध्यान यह भी रखना आप लोगों को। उसके बाद याद रखना है कि विधानसभा गठन विलंब करना जम्मू कश्मीर लोगों के मौलिक संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। ऐसे ही अन्य राज्यों में भी हो सकता है जहां विधानसभा सही समय पर चुनाव नहीं होगा, तो आप वहां भी पुट कर सकते हैं। पंचायत और नगर निकायों के जो गठन के नाम पर चुनाव आयोग को विधानसभा चुनाव के पीछे नहीं हट सकेगा। अर्थात चुनाव आयोग का कार्य क्या है, महत्वपूर्ण जो कॉन्सेप्ट है कि हम जो वर्तमान सरकारें हैं विधानसभा वाली, उसको निर्वाचित सरकार प्रतिनिधित्व करे। पंचायत नगर चुनाव क्या है, ये लोकल लेवल पर जनता का प्रतिनिधित्व करता है, पर राज्य के स्तर पर प्रतिनिधित्व कराने के लिए राज्य के प्रतिनिधियों को चयन करना जरूरी है ताकि राज्य को सुचारू रूप से चला सके। देखिए, आप यहाँ समझिए, राज्य के लिए विधानसभा जरूरी है पर राज्य के लिए पंचायत नगर चुनाव उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। पर यह कल्पना यह किया गया है, क्या किया गया है कि जनता के प्रतिनिधि के लिए बहुत जरूरी है कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो है बेहतर तरीके से काम करे। यहाँ ध्यान यह रखना है, अगर इसका चुनाव कुछ विलंब होगा तो राज्य जरूर चल जाएगी, ध्यान रखिएगा, राज्य की संस्थाएं जरूर काम करेगी। पर अगर इसका चुनाव सही समय पर, सर्टेन समय पर ना हो तो ध्यान रखिएगा ये तो डैमेज पार्ट होगा ही, साथ साथ ये भी डैमेज पार्ट हो जाएगा। तो ये इसलिए जरूरी है कि सही समय पर, सही समय से जनप्रतिनिधियों का आगमन हो जहां विधानसभा है। अब ये सब चीजें ध्यान में रखनी है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, नीचे आएंगे, नीचे डायरेक्ट आ जाएंगे। देखिए, उड़ीसा के पारा तट पर मिला है संदिग्ध 3 टैग वाला कबूतर। तो ध्यान रखिएगा, जासूसी के लिए हो सकता है। पारादीप कैमरा और माइक्रोचिप से लेस कबूतर पकड़े गए हैं। तो देखिए किस प्रकार से लोग क्या क्या करते हैं। इसके बाद रेडी बीप से डीएनए लिखा हुआ है, जबकि दूसरे टैग में 31 नंबर का अंकित किया गया, 31 नंबर है। तो ये सब चीज़ें क्या है कि आने वाले समय में संदिग्ध कबूतर जो मिला है, देश की रक्षा के लिए क्या क्या इसे प्राप्त किया जा रहा है, इस पर आकलन किया जाएगा और जो चीज़ें आएंगी उभर कर। तो ध्यान रखिएगा, इस सीमावर्ती राज्यों में माइक्रोचिप से लेस आए दिन पक्षी पकड़ा जाता है। इन राज्यों में पंजाब है, राजस्थान है, गुजरात है, जम्मू कश्मीर है, आंध्र प्रदेश है, आदि राज्य जो है जहाँ पर इस प्रकार की गतिविधियाँ होती है। कहीं न कहीं राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में हो सकता है कोई बाहरी ताकतें इस प्रकार से घटनाओं को अंजाम देता है, या कोई शरारती तत्व भी जो आता है इस प्रकार का मजा लेता है, एंजॉयमेंट करता है, उसको किक मिलता है तो वो भी करता है। तो जांच कर चलेगी, तो हम लोग वेट एंड वॉच करेंगे इसके आने के समय में। अब आगे हम लोग बात करेंगे लोकतंत्र पर आईने देखे कांग्रेस। तो ये बातें मैंने भी कुछ दिन पहले आप लोगों को बोला था कि प्रश्न अगर करते हैं लोकतंत्र के हवाले से तो आपको अपने पूर्ववर्ती कार्यों पर ध्यान देना चाहिए। जहां पर क्या है, जहां पर 2-3 चीजें याद रखिएगा। पहले हम उस पर बात कर लेंगे कि इंदिरा गांधी के सुझाव पर 1959 में केरल की कम्युनिस्ट सरकार के अनुच्छेद 356 के दुरुपयोग से हटाकर राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। राष्ट्रपति शासन कितनी दफा लगाया गया है आप लोग को भी पता है, अभी तक 256 से अधिक बार, 270 से अधिक बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है, अयन प्राकृतिक तरीके से, और सबसे अधिक चीजों को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर चीजों को कवर करना है। फिर इंदिरा गांधी जो है आपातकाल के तानाशाही में राजनीतिक जो प्रतिद्वंदी थे उसको कैद कराया गया था। साथ ही साथ ये भी याद रखना आप लोगों को है कि जबरन नसबंदी, संसद और न्यायपालिका को बंधक बनाया गया, जबरन नसबंदी कराई गई थी, आक्रामक नीति अपनाई गई थी, अभियान चलाया गया था जिसमें मुख्य रूप से मुस्लिम समुदाय को भी निशाना बनाया गया था। यहाँ भी ध्यान रखने वाली बात है। जब राजीव गांधी के नाम बफूर्स घोटाले में आया तो मीडिया का आवाज दबाने के लिए 1988 में बहुत दमनकारी नीतियों का पालन किया गया। ऐसे अलोकतांत्रिक कृत्यों की सूची अंतहीन है, बहुत सूचियां हैं। तो ऐसे में कांग्रेस
कि किसी नेता विशेष गांधी परिवार के सदस्य को यह शोभा नहीं देता कि लोकतंत्र के विशेषाधिकार को कोई उपदेश दे। यह बात लेख में बोला गया है और कई हद तक देखिए, आईना जब देखा जाता है ना, तो आईने में वो आपकी तस्वीर ही केवल नजर नहीं आती है, ध्यान रखिएगा, आपका इतिहास नजर आता है, ठीक ना। जब भी आप आईने में जाइए, आपका इतिहास आईना दिखाएगा कि आपका संरचना क्या है, आपका संरचना क्या है, आपका व्यक्तित्व क्या है, आप भविष्य में किन नीतियों को पालन कर रहे हैं, आपका आचरण कैसा लोगों के साथ है, आपका साथ में साथ आपका ऐतिहासिक विविधता, ऐतिहासिक किस प्रकार के ऐतिहासिक तथ्यों को आप अपने साथ लेकर चले। आईने का संदर्भ यह लगाया जाता है पॉलिटी के पार्ट में, समझिएगा। जब भी यह प्रश्न पूछा जाएगा आपसे इंटरव्यू में, अगर आप आईने के सामने खड़ा हैं तो आपको उसमें क्या नजर आता है। अगर इंटरव्यू में प्रश्न पूछा जाए तो केवल यह इंटरव्यू नहीं बोल देना है नॉर्मल कैंडिडेट की तरह कि हमें केवल आईने में अपनी तस्वीर नजर आएगी। तो आपसे यह प्रश्न पूछा जाएगा, अच्छा ये बताइए, आपको आईने पर खड़ा अगर होते आईने के सामने तो आपको क्या दिखता है। तो ये दिखता है, हमारा प्रतिरूप दिखता है, हमारा ऐतिहासिक ऐतिहासिक गतिविधियों का है ना, आचरण व्यवहार और जो नीतियाँ मेरी हैं वो नज़र आती है, मेरा व्यक्तित्व कैसा वो नज़र आता है, हम सुधार क्या कर सकते हैं ये नज़र आता है, भविष्य नज़र आता है। ये सब बातें आपको बोलनी होगी, क्योंकि पॉलिटिकल और जो संदर्भ में ये बातें ऐसे ही लगाई जाती है। कोई भी आईना, हर बार सुनते होंगे ना, आईना, लोकतंत्र का आईना, आईना देखना है, तो आईना का अर्थ यही लगाया जाता है। इसलिए शब्दों पर जाइएगा, उसके मर्म को समझ जाइएगा, नहीं तो क्या होगा, 100 बात की एक बात, पढ़ना कुछ और है, समझ कुछ और जाइएगा। यहाँ पर याद रखिए, कांग्रेस के द्वारा बहुत से आरोप प्रत्यारोप भी लगाए जाते हैं, जिसमें 101 संविधान संशोधन के माध्यम जीएसटी पर मुहर लगाई, जीएसटी परिषद सभी राज्यों के वित्त मंत्री शामिल थे। ऐसी चीज़ें जो है संघीय ढांचे में सुधार की दिशा की गई। तो बहुत से कार्य जो सरकार के द्वारा किए गए हैं वो आपको नज़र नहीं आते, ये सब बातें आपको लेख में की गई है। तो यहाँ पर जो बातें की गई है उसको थोड़ा सा देख लेना है। जो चीज़ें मैं पहले भी बोला हूँ, इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल के दौरान फांसीवादी शासन थोपा था, जिसमें संघ के लगभग 32-54 लोग जेल में गए थे, 3000 से अधिक लोग। आंकड़े के अनुसार सबसे अधिक 772 नेता जनसंघ के कैद किए गए थे। तो ये सब आंकड़े याद रखिएगा कि पहले क्या हुआ है, पहले नहीं क्या हुआ। अब राहुल के अनुसार आरएसएस एक गुप्त संगठन है जो लोकतंत्र के अवमूल्यन में लगा हुआ है। अब आरएसएस क्या है, यह आकलन केवल किसी एक व्यक्ति विशेष के बयान से नहीं किया जा सकता है, या मेरे बयान से, आपके बयान से नहीं हो सकता। अगर इसको जानना है तो इसके कार्य गतिविधि को आप सर्च कीजिए, देखिए वो क्या क्या ऐतिहासिक तौर पर कर रहा है, क्या योगदान दे रहा है, साहित्य में क्या योगदान दे रहा है, अपने कार्य कर्तव्य से क्या योगदान दे रहा है, लोगों को कैसे बेहतर बनाने का प्रयास कर रहा है, उसकी कौन सी योजनाएं चल रही है, कौन से एनजीओ चल रहा है, सभी पर चर्चा करके बाद देखिए, समझ में आएगा क्या करता है आरएसएस। यह केवल बयानबाजियों से नहीं समझा जाता कोई पार्टी विशेष कैसे काम करता है। हालांकि मैं आरएसएस से आज तक नहीं जुड़ा हूँ, आज तक उसके किसी प्लेटफॉर्म पर नहीं गया हूँ, फिर भी मैं ये इतना जरूर कर सकता हूँ कि हिंदू से समर्थित संगठन है तो वो क्या करता है, वसुधैव कुटुंबकम का कॉन्सेप्ट जरूर लेकर चलता होगा। क्योंकि जो भी हिंदू समर्थित देश है, संगठन है, वो उसके मौलिकता में अहिंसा शब्द जुड़ा होगा, अर्थात किसी प्रकार के हिंसा को ज़्यादा बढ़ावा नहीं देता होगा। ये कॉन्सेप्ट है हिंदुइज्म का। तो ध्यान रखिएगा, आरएसएस अगर हिंदू समर्थित संगठन है तो उसके मौलिक, उसके कार्य कथन कभी कभी हो सकते हैं प्रश्नगत, हो सकता है, संस्था इतनी बड़ी संस्था है तो वो कहीं कहीं ऐसे घटनाओं का अंजाम दे देता होगा, या हो गया होगा कभी अनजाने अनजाने में। पर देखिए, ध्यान यह रखना है कि कभी भी संस्थाओं का प्रश्न, सामूहिक संस्थाओं का प्रश्न कुछ एक घटनाओं से नहीं लगाया जा सकता। उसके लिए ध्यान रखना है कि उसका आचरण कैसा व्यवहार आता है। तो बहुत से ऐसे मामलों में आपात स्थिति में आपको आरएसएस के जो संगठन है उसके कार्यकर्ता है वो लोग सहयोग किए हैं। जाके एक बार विजिट कीजिए, देखिए, उसके यूट्यूब पर देखिए, वेबसाइट पर देखिए, तो समझ में आएगा, और सभी के लिए जरूरी है। ऐसे ही मुस्लिम बहुत से पार्टियां हैं जो देश की अभिरक्षा में वृद्धि करने के लिए प्रयासरत है। तो सारे को बदनाम नहीं किया, ऐसे ही बहुत से जैन पंथ है, ऐसे बौद्ध पंथ है, बौद्ध के संगठन है जो देश हित में कार्य करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ऐसे बहुत से सिख है। अभी देख रहे होंगे ना, हाल ही में आपको इसके बारे में चर्चा हो रहा है, खा इसको क्या कहते हैं, किस संदर्भ में हाल ही में चर्चा हुआ था, देखिए मिस हो रहा दिमाग से, खालिस्तान के मामले में, खालिस्तान के मामले में हाल ही में विवाद आपको देखने को मिला। तो क्या इससे हम पूरे सिख समुदाय को प्रश्नगत कर सकते हैं? क्या सिख ने हमारे देश को क्या योगदान दिया, इसका कुछ
पूछने वाली बात है, तो ये चीज़ें समझने की ज़रूरत है। तो ये सब चीज़ें आपको आगे देखने को मिलेगा। अब है चीन के विवादास्पद रोकने का सक्षम है भारत। तो हाल ही में बहुत सी चीज़ें आपको उभर कर सामने आई होगी, जहाँ पर चीन के मामले में भारत का जो संदर्भ है आपको पॉजिटिव देखने को मिलता होगा। तो यहाँ पर देखिए चीन के जो राष्ट्रपति क्या देना चाहते हैं, राष्ट्रपति शी जिनपिंग दिशा क्या देना चाहते हैं, विश्व इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, चीन के रक्षा बजट बढ़ाने के साथ साथ क्या असर पड़ेगा, ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, शी जिनपिंग जो सेंट्रल मिलिट्री कमीशन है, संयुक्त अभियान कमान मुख्यालय सैन्य संबोधित करते हुए कुछ समय पहले यह कहा था कि हमें युद्ध लड़ने और जीतने के लिए तैयार रहना चाहिए। तो किस युद्ध की बात करें, किस युद्ध के जीतने की बात करें, यह बहुत ही, अब यहाँ पर एशिया सबसे बड़ा नेता मानता है चीन स्वयं को। अब यहाँ पर ध्यान रखना है कि 1962 का भारत चीन युद्ध डोकलाम या फिर गलवान की घटना जो था, इसका नतीजा थी जो देखने को मिला था। ध्यान रखिएगा, देखा जाए तो डोकलाम जो है चीन और तक घुसपैठ करने की कोशिश किया, जब भारत बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पर बीजिंग में हो रही मीटिंग में शामिल न होने से लेकर इनकार कर दिया, बल्कि इस परियोजना को औपचारिक प्रकृति वाला औपनिवेशिक प्रकृति वाला बताया। तो गलवान डोकलाम अगला एपिसोड था। तो ध्यान रखिएगा, विरोध आरोप प्रत्यारोप लगे, इसका विरोध प्रतिरोध हुआ और जो भी चीज़ें सामने आई, डोकलाम का मामला हो, गलवान का मामला, तो आपको नज़र आया था, उसमें चर्चा की गई थी। ध्यान यह रखना है, इसके पीछे यूरोप और अमेरिका दिखाई अपनी धमक, अर्थात कहने का मतलब भारत चीन के बीच बिगड़ते संबंधों के पीछे प्रमुख कारण अमेरिका से भारत की बढ़ती नज़दीकियाँ हैं। लेकिन सच यह नहीं है, सच यह है कि चीन फिंग शुरू से ही दो प्रकार के महत्वाकांक्षी दिखी है। पहला, चीन अपने व्यक्तित्व द्वारा आच्छादित करना चाहता है, दूसरी चीन द्वारा दुनिया को आच्छादित करना चाहता है। अर्थात चीन के जो नेता है वो अपने व्यक्तित्व के आधार पर दुनिया को देखते हैं और दूसरा चीन को नज़रिए से वह दुनिया को देखते हैं। दोनों ही सिक्के के पहलू अपने पास रखना चाहते हैं और ऐसा बिल्कुल नहीं, दुनिया के नज़र से देखी जानी चाहिए। जैसे कि हमारे देश के विदेश मंत्री द्वारा यूरोप के मीडिया पर जाकर बोला गया था कि यूरोप की समस्या पूरे विश्व की समस्या हो, समझ में आती है आपको, पर विश्व की समस्या यूरोप की समस्या हो यह नहीं समझ में आता है। ये बात कही गई थी, ऐसे ही चीन पर लागू होता है। चीन को लगता है पूरा विश्व चीन है और जब विश्व की बात आती है तो चीन को नहीं लगता है कि विश्व हम चीन के संदर्भ में काम करेगा। तो ध्यान ये रखना, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, इसी के कॉन्सेप्ट को लेकर आगे बढ़ना है। अब याद रखिएगा, बेल्ट एंड इनिशिएटिव रोड जैसी परियोजना पर चर्चा पहले भी की जा चुकी है, सबको ध्यान में रखना है। अब देखिए चीन है ना क्या कर रहा है, भटकाने की कोशिश कर रहा है। सुन्नी और शिया दुनिया के नेताओं के रूप में निरंतर टकराने वाले सऊदी अरब और ईरान के बीच मध्यस्थता के समझौता कराने के चीन वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करने के रूप में देख रहा है। हाल ही में समझौता हुआ जिसके आधार पर यह कहा जा रहा है कि हम सुन्नी और शिया के मामले को हम क्या किए हैं, विवाद को समाधान ढूंढने का प्रयास किए, समझौता कराए। यह इस आधार पर यह अपने आप को भटकाव के दौर पर गुजर रहा है। ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी है। तो चलिए याद रखिएगा, ये सब चीज़ें तभी सफल होगी जब आप चीज़ों को गहनता अध्ययन के साथ कवर कीजिएगा। एनालिसिस को अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, कवर कर लीजिए। आगे कुछ विशेष नहीं है जिस पर चर्चा किया जाए, और भी न्यूज़ है जिसको अंडरलाइन कर दिया गया है। तो चलिए कल फिर मिलते हैं एक नए न्यूज़ एनालिसिस के साथ। तब तक धन्यवाद, जय हिंद।